अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज हम 8th क्लास में कर रहे हैं। तो उस दिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थोड़े करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था, तो बाकी क्वेश्चन उम्मीद है आपने किए होंगे। तो 8 क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने ये भी किए हुए हैं 3.2 में। तो ये जस्ट आपकी रिवीजन है, क्योंकि एक्सरसाइज भी रिव्यू है, ये आप ऐसे खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास सब डिफरेंट बेस में आ रहे हैं। आपको पता है कि जब डिफरेंट बेस में आए तो आपने उसे सेम बेस यानी डेसिमल सिस्टम में लेके आना है। तो आप इसको डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले तो कन्वर्ट करें। 2 × 8 प्लस 2 × 8 प्लस 7 × 8 प्लस 3 × 8 0 1 2 3। तो 2 × 8 की पावर 3 5 12, 8 की पावर 2 64, 7 × 8 3 × 1 8 की पावर 0 1, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, 56 प्लस 3 1 3। जब आप इस सब को ऐड करते हो तो आपके पास ये आ जाता है 12 11। स्टूडेंट, इसी तरह आप 104 बेस 5 को करें सॉल्व। 1 × 5 0 × 5। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए कोई नए टॉपिक नहीं है, शुरू से आप इसे ही कर रहे हैं, सिस्टम को चेंज करना। 4 × 1 125 1 25 प्लस 0 125 25। तो ये प्लस 4 1 4, तो आपके पास ये आ गया 29। इसी तरह 42 को करें तो 4 × 5 प्लस 2 × 5, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, 4 × 5 प्लस 2 × 1, तो आपके पास ये आ जाता है 4 5 20 और 2 1 2। स्टूडेंट, ये इस तरह आपने तीनों नंबर्स को डेसिमल सिस्टम में चेंज किया। इसे आप नाम दे दें 1 का। फ्रॉम 1 पे आए, देखें 2 2 7 3 की जगह आप लगाएंगे 12 11 माइनस, यहाँ ब्रैकेट है, आप चाहे ब्रैकेट खोल लें, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लस हो रहा है ब्रैकेट ना खोलें तो ये आपके लिए आसान है। 104 बेस 5 को आपने किया 29 प्लस 42 बेस 5 को आपने किया, तो ये आपके पास ही, मैंने आंसर नहीं लिखा यहाँ पे, 20 प्लस 2 22, तो ये 22 आया। स्टूडेंट, आपको पता है आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 29 प्लस 22 को आप जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 51। तो 12 11 में से आप 51 को जब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1160। तो ये आपका आंसर है। यानी आपने सिर्फ क्या किया कि ये डिफरेंट बेसिस को पहले आपने डेसिमल में चेंज करके इसकी जगह डेसिमल नंबर्स लिखे, उन्हें आपने सॉल्व कर दिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये था, पार्ट फर्स्ट था। अब देखें सेकंड या थर्ड पार्ट में से मैं सिर्फ एक पार्ट कर रहा हूँ अब, तो एक आप खुद करोगे। सेकंड और 8 में सेम क्वेश्चन है ये। तो मैं थर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी तो है, लेकिन 2 7 8 8 1 2 7 8 8 19 माइनस, यहाँ ब्रैकेट है 6 0 0 6 5, और इसका बेस भी डेसिमल है। यहाँ पे फिर ब्रैकेट है, अगर आप गौर से देखें 202 बेस 5 प्लस 101 बेस 2। यहाँ देखें ये ब्रैकेट भी क्लोज, ये भी क्लोज, तो दोनों ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे शुरू में ये बड़ी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है ये भी क्लोज। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखें ये डेसिमल में सिस्टम में है, ये डेसिमल में है, ये डिफरेंट में है, तो आप इसे पहले सेम बेस में लाएं। 202
2 multiply 5, 0 multiply 5, 2 multiply 5, 0 1 2, 2 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1, 25 2 are 50 प्लस 0 प्लस 2, तो आपके पास आ गया 52। इसी तरह 101 को करें, 101 को करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 0 1 2, 1 4 प्लस 2 zeros प्लस 1 1 था, 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आपके पास बन जाता है 5। तो स्टूडेंट इस तरह आपने अब इसमें गिवन उसमें वैल्यू पुट करें, देखें दोबारा इस पे आए, फ्रॉम 1 का नाम दे दें इसे, फ्रॉम 1 2 7 8 8 1 9, यहाँ ब्रैकेट्स आप डालते जाएं, माइनस 6 0 0 6 5, माइनस यहाँ पे फिर छोटी ब्रैकेट है, 202 को आपने चेंज किया 52 और 101 बेस 2 को चेंज किया तो 5, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्लोज, यहाँ ये वाली क्लोज। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप करके आए, आपने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे, ये सारे स्टेप डिमॉस रूल के मुताबिक, ब्रैकेट के रूल से मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं। 52 प्लस 5 57 आ गया। अब छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई थी, अब ये मैंने ब्रेसेस वगैरह डाल दिए। अब आप इसमें से ये माइनस करें, 2 7 8 8 1 9 माइनस, इसमें से आप ये कैलकुलेट आप कर लें, तो 57 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 0 0 8, यानी आप इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट आपके पास ये रहेगी। अब आपने इस ब्रैकेट को हल करना है, इसमें से आप इसे माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2 1 8 8 1 1, तो ये आपका आंसर होगा। इसको आप निचले स्टेप में लिखिएगा, यहाँ पे चूंकि जगह नहीं थी तो मैंने ये ऊपर इधर लिख दिया है, आपने नीचे स्टेप में इस तरह करना है। तो स्टूडेंट ये इस लिहाज से आसान क्वेश्चन था। ये दो सिस्टम तो आपके पास डेसिमल में थे, इन सिस्टम डिफरेंट सिस्टम को आपने डेसिमल में चेंज करके बस आपने यहाँ वैल्यूज़ इनकी लगाई, 52 प्लस 5 57, इसमें से आपने इसे माइनस किया ये आया, इसमें से आपने ये माइनस किया तो आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म है। अब हम आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। स्टूडेंट चैप्टर 4 में कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा इजी चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जो है आपके पास है प्रोपोर्शन से रिलेटेड। प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है? देखिए स्टूडेंट, ये मैंने रेशो लिखा है A/B। प्रोपोर्शन को आपने समझना है। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक रेशो है, दो क्वांटिटीज़ जो हैं मिलके एक रेशो बनाती हैं। तो ये मेरे पास एक रेशो है। अगर एक रेशो हमारे पास C/D भी हो, एक और रेशो आ, इसका मतलब दो रेशोज़ और इसके दरमियान में ये साइन ले लेता हूँ, यानी ये दो रेशो, दिस रेशो इक्वल होती है दिस रेशो के, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, एक प्रोपोर्शन बनता है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को आप क्या डिफाइन करेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, यानी जिसे अंडरलाइन किया हुआ है, एक रेशो ये है एक रेशो ये है, कि इक्वालिटी और इसके दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन की एक सिंपल डेफिनेशन थी। प्रोपोर्शन दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स हैं इनकी।
प्रोपोर्शंस की एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और दूसरी आपके पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, आप लिखा हुआ जो है वो बुक से फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ है कि देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि टू रेशोज आर इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी और डिक्रीज इन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटीज। क्या कहा है मैंने कि मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं या दो रेशोज़ हैं, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े यानी इंक्रीज हो और दूसरी भी क्वांटिटी इंक्रीज हो, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही हो, तो भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो अगर बुक के इसको डेफिनेशन पढ़ें, लिखा हुआ है टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज, कि दो रेशोज के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप आ जाए इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि मैंने क्या कहा है आपको कि अगर दो रेशोज में इस तरह के हमारे पास एक रिलेशन आ जाए कि एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े और एक क्वांटिटी के या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो इस सूरत में प्रोपोर्शन आपके पास डायरेक्ट होगा। और इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में ये होगा कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ाने से, एक क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी डिक्रीज हो रही है, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी इंक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको हम देखें, ये हमारे पास चंद एक डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशंस आप बुक से देख सकते हैं, बुक में आप इसे पढ़ें तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन की बिल्कुल सही डेफिनेशंस भी मिलेंगी, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी मिलेंगी। आप उन डेफिनेशन को मार्क करके नीट कॉपी पे भी लिखेंगे। अब उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज 4.1 को समझ के करना है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट और आपकी जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे उसका आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 4.1 में आप पढ़ें, कहता है 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 हॉर्स डेली। कि 30 आदमी एक रोड को 56 दिन में 56 डेज में 6 हॉर्स डेली काम करके ख़त्म करते हैं, मुकम्मल करते हैं, रिपेयर करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, देखें यहाँ पे आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपने पहले देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में। 45 मैन, कि 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 हॉर्स डेली। तो आप देखें यहाँ पे दे रहा है इन हाउ मैनी डेज, तो आप लेट रिक्वायर्ड डेज, आप पहले ये लिख लें, लेट रिक्वायर्ड डेज, वो आप लेट कर लें एक्स। देखें डेज आपने रिक्वायर्ड करने हैं तो डेज आप लास्ट में इस तरह लिखें। देखें यहाँ पे आपके पास पहली कंडीशन पड़े 30 मैन रिपेयर अ रोड 56 डेज वर्किंग 6 हॉर्स डेली। तो आपके पास देखें यहाँ मैन है, डेज हैं और हॉर्स हैं। डेज मैंने एंड पे लिखे हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैन और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हॉर। ये इस तरह मैंने डाटा इसके नीचे लिखना है, ये रेशो में इनके दरमियान में लिख रहा हूँ। जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी उसे आपने लास्ट में लिखना है। तो अब आप ये डाटा को पढ़ें, 30 मैन है, 30 मैन के नीचे मैन लिखें। 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज, ये 56 डेज इसके नीचे लिखें। और 6 हॉर्स वो डेली काम कर रहे हैं।
तो ये मैंने डाटा के नीचे के 30 मैन रिपेयर अ रोड्स इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स। फिर कहते हैं इन हाउ मेनी डेज, डेज हमने फाइंड करने हैं, ऐसे हमने लास्ट में लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, 45 मैन, तो मैन के नीचे फिर मैन लिखें, विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स, कि वो 7 आवर्स में काम करें और आदमी 45 हो, 7 आवर्स वो काम करें तो वो रोड कितने दिन में रिपेयर कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपने 2-3 चीज़ें देखी हैं कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसे पहले लिख लें कि वो x है और उसे आपने लास्ट में लिखना है, और बाकी डाटा के नीचे उसी तरह डाटा है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स की पहचान करनी है। ये पहचान अगर आपको आ गई तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। आपने इसकी देखें पहचान कैसे करनी है, आपने ये समझना है यहाँ से कि 30 मैन 56 डेज में रोड को मुकम्मल कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। आप यहाँ से देखें मैन आपके पास इंक्रीज़ हो गए, यहाँ मैन 30 थे अब 45 हो गए, इसका मतलब मैन यहाँ पे इंक्रीज़ हुए। तो अब आपने ये देखना है कि अगर आदमी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कम दिनों में काम मुकम्मल करेंगे या ज़्यादा दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो अब आप खुद सोचें कि आदमी अगर बढ़ गए तो वो कम दिनों में काम मुकम्मल करेंगे। अभी आपने इन्वर्स की डेफिनेशन की कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे मैन बढ़ रहे हैं तो वो कम दिनों में काम मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन अगर हो तो हम उसका एरो जो है ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे, इन्वर्स हो। अगर ये डायरेक्ट होता तो हम इसका एरो ऊपर लगाते हैं ऐसे, लेकिन अब ये इन्वर्स है। अब हमने इसका फैसला कर लिया कि ये इन्वर्स है। इसका फैसला करते हैं कि 6 आवर्स में काम करके वो 56 डेज में काम मुकम्मल करते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ से देखें 6 आवर्स के बाद 7 आवर्स हो गए, आवर्स हमारे पास बढ़ गए हैं। अगर घंटे बढ़ जाते हैं तो आदमी कम दिनों में काम मुकम्मल कर लेंगे, ये ज़्यादा दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। अब आपने खुद देखना है कि अगर घंटे ज़्यादा वो लगाएंगे तो वो कम दिनों में काम कर लेंगे मुकम्मल, क्योंकि काम की यानी कि उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। तो यानी हॉर ज़्यादा, हॉर इंक्रीज़ करेंगे तो डेज कम लगेंगे, तो ये भी आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो इसका भी एरो आपने नीचे लगाना है। ये एरोस का आपने पूरी एक्सरसाइज इन एरोस की मदद से सॉल्व करनी है, और जिसमें एक्स आ रहा होगा वो हमेशा आपका एरो उसका उसके ऊपर जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमने देखें एक्स फाइंड करना है, एरोज हमने लगा लिया, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये भी इन्वर्स है, ये डायरेक्ट है। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, देखें अब इसका एरो यहाँ से शुरू होता है, 30 से 45 की तरफ जा रहा है, इसे आप लिखेंगे 30/45 मल्टीप्लाई, इसका भी एरो देखें नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, 6 से 7 की तरफ आ रहा है, तो आप इसे लिखेंगे 6/7। अगर एरो ऊपर जा रहा होता तो आप 7/6 लिखते इसे, इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म के साथ जो जहाँ पे एक्स है उसके साथ आपने इक्वल टू डालना है। यहाँ से देखें ये एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसे आप लिखेंगे x/56। स्टूडेंट आपने देखें अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला डाटा मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये 56 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा। हमने x की वैल्यू चूंकि फाइंड करनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर्ड डेज x है, तो x फाइंड करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो बेशक आप इसे सिंप्लीफाई करें, इस टेबल पढ़ें, 7 1 are 7, 7 8 are 56। तो यहाँ से देखें 15 3 are 45, 15 2 are 30, 3 1 are 3, 3 2 are 6। तो ये देखें सारे कैंसिल हो गए, 2 2 ये ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 are 4, 4 8 are 32। तो 32 डेज में अब वो रोड को मुकम्मल करेंगे। ये इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है कि आपने डायरेक्ट और इन्वर्स की पहचान इसमें करनी है। ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की भी स्टेटमेंट आप पढ़ें कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होंगे, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ 60 women spin 48 किलोग्राम ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, कि 60 वेमेन है वो स्पिन करती हैं कॉटन को, 48 kg कॉटन को स्पिन करना, बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, के 8 घंटे वो काम करती हैं। हाउ मच कॉटन, तो लेट
रिक्वायर्ड कॉटन केजी में है ये, तो कितनी कॉटन वो स्पिन करेंगी। स्पिन का मतलब होता है ये कॉटन से कपड़ा बुनने को भी कह सकते हैं, कॉटन से धागा बनाने को भी कह सकते हैं, स्पिन करना। तो ये अब आपने देखें यहाँ से फाइंड कर लिया हाउ मच कॉटन, कितनी कॉटन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है वो आप कॉटन केजी में आपने फाइंड करनी है। ये मैंने लास्ट में लिखा है कॉटन। अब यहाँ से देखें आपके पास जो डाटा है 60 women स्पिन 48 किलोग्राम ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 हॉर्स डेली। आपके पास देखें वेमेन है, कॉटन केजी में है और हॉर्स हैं। तो कॉटन तो हमने लास्ट में लिख लिया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, इधर वेमेन आ जाएंगे और इधर हॉर्स आ जाएंगे, इनमें रेशोज आ गई हैं। अब आप इसके नीचे डाटा लिख दें। पहले आपके पास 60 वेमेन है, तो वो 60 वेमेन 8 घंटे काम करती हैं और 48 किलो 48 kg कॉटन को वो स्पिन करती हैं। हाउ मच कॉटन, तो ये कितनी कॉटन वो स्पिन करेंगी, ये x है। विल 30 वेमेन 30 हैं, ये 30 के नीचे वेमेन के नीचे आ गया। 30 वेमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 हॉर्स वो काम करके, यानी कि 30 वेमेन 12 हॉर्स काम करके कितना कॉटन स्पिन करेंगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये गिवन था कि 60 वेमेन 8 घंटे काम करने के बाद 48 किलोग्राम कॉटन को स्पिन करती हैं। 30 वेमेन 12 घंटे काम करके कितना कॉटन को स्पिन करेंगी, ये आपका क्वेश्चन है जी। तो अब आपने इसमें डायरेक्ट और इनवर्स की पहचान करनी है स्टूडेंट्स। यहाँ से ये जो x जिसमें होता है ये तो हमेशा ऊपर ही होता है, इसको आप देख, इस यहाँ से देखें आप 60 वेमेन 48 kg कॉटन को स्पिन कर रही है, इसको आप अभी रहने दें। आप यहाँ देखें 60 वेमेन 48 kg कॉटन स्पिन कर रही है। अगर वेमेन कम हो जाए, वेमेन की तादाद 60 थी 30 हो गई है, वेमेन कम हो गई हैं, तो आप देखें कितनी वो कॉटन को कम स्पिन करेंगे। तो देखिए एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो आपने ये पढ़ा था कि कॉजेज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। तो आपके पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है, इसका एरो ऊपर चला जाएगा। अगर इन्वर्स होता है एरो नीचे लेके आते हैं, इसका हमने डिसाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, 8 हॉर्स में 48 किलोग्राम कॉटन स्पिन हो रही है, 8 घंटे में 48 किलोग्राम कॉटन स्पिन हो रही है। अगर देखें आपके पास घंटे बढ़ जाते हैं, पहले 8 घंटे थे, अब घंटे जो है 12 हो गए हैं, 12 हो गए हैं। अगर हॉर्स बढ़ जाते हैं तो आप ज़्यादा कॉटन स्पिन कर सकोगे। तो ये भी देखें कि हॉर्स बढ़ने से कॉटन की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, तो ये भी डायरेक्ट हो गया, दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हुई हैं। और ये वाली मैंने आपको बताया था, ये हमेशा जिसमें x होगा ये हमेशा ऊपर जाएगी आपकी एरो। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे। अब एरो देखें आपका नीचे से ऊपर जा रहा है 30 से 60 की तरफ, तो आप इसे लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि इसका भी एरो 12 से 8 की तरफ गया, इज इक्वल टू, जब x वाली वैल्यू आए उसके लिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे और x डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ यानी इन क्वेश्चंस में एरो बड़ा डिपेंड करेगा। अगर आप इस 60 को 60/30 लिख देंगे गलत हो जाएगा, क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। एरो का आपने सही डिसाइड करना है कि एरो हमारा इन्वर्स का है या डायरेक्ट का है। अब आपने देखें x फाइंड करना है, तो 48 इधर डिवाइड हो रहा है, मैं इसे इधर लेके आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू x। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, यहाँ पे 6 1 जार 6, 6 10 जार 60, 10 3 जार 30। तो आप यहाँ पे देखें सारे नीचे तो कैंसिल हो गए हैं, तो आपके पास 3 इंटू 12 36 kg कॉटन ये आपके पास स्पिन करेंगे। क्योंकि देखें 60 वेमेन थी, 60 वेमेन थी, 48 कर रही हैं। अब 30 वेमेन है, लेकिन उन्होंने काम थोड़ा सा घंटे ज़्यादा किए थे, लेकिन जाहिर है वेमेन आधी हैं, तो 36 किलोग्राम वो स्पिन करेंगे। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट इसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 3 को
और 4 को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें इसी तरह कि आपने इसी तरह डाटा को लिखना है, इसी तरतीब से लिखना है, डायरेक्ट और इन्वर्स बनाना है। तो ये 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के तौर पे है, ये आप खुद करेंगे। बाकी क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।